तो हेलो दोस्तों, आइए आज हम सब जो है ना एडुटेरिया का जो एनसीईआरटी क्लास का हम सबका क्लास चल रहा था। एनसीईआरटी सीरीज हिस्ट्री का चल रहा था, ठीक है, जिसमें से हम सब इससे पहले सिक्स सेवन क्लास सिक्स क्लास सेवन की बुक को अच्छी तरीके से हिस्ट्री को समाप्त कर दिए। आज हम सब क्लास एट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आइए, जितने भी प्रश्न क्लास एट में इस बुक में दिए होंगे सभी, जैसे यहाँ चैप्टर का नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं, इसी से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन को उठाया गया और पूरा चैप्टर को क्लास एट को समाप्त करेंगे अच्छी प्रकार से। आइए, पहला क्वेश्चन हम सब देखते हुए चलते हैं, थोड़ा सा बस बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। आइए, बस आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। और पहला है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, सही है। और सेकंड है, इतिहास को इन खंडों को बांटने की समझ पश्चिम से आई है। इतिहास को खंडों को बांटने की समझ जो है पश्चिम से आई है। ये एक दो दोनों सही है, ठीक है, इस प्रकार दोनों सही है। भारतीय इतिहास को जो ना प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में बांटने की समझ जो है ना यूरोप यूरोप यानी पश्चिम से आई थी। इन बातों को याद रखना है। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है, यानी कि आधुनिक समाज के विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सबको अच्छी प्रकार से दिखे। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए, स्वतंत्रता है और समानता है और लोकतंत्र, ठीक है। ये आधुनिक समाज की विशेषताओं में सम्मिलित है, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दो चार, ठीक है। आधुनिक काल में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र शामिल है, जबकि सामंती व्यवस्था जो है ना पुराने समय की, जबकि सामंती व्यवस्था जो है ये दोस्तों ये पुराने समय के, याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का जो है ना नक्शा तैयार करने का काम जो है किसे सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ना ये जेम्स रेनेले को ये काम रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत पर अंग्रेजों की जीत दिलाने के लिए जेम्स रेनेल को पहला नक्शा बनाने को कहा था, ठीक है। इनको याद रखिएगा। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। 1946 में जो दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का इसका मुख्य कारण है दोस्तों, इसका मुख्य कारण जो है ना यानी कि कम वेतन था, खराब भोजन था, दोनों का दोनों इसका सही हो जाएगा, दोनों बात सही है। नहीं, भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। भारतीय नौसेना का विद्रोह जो है ना दोस्तों 1946 में हुआ था। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था, 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी जो है ना, रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना के सैनिकों का प्रसिद्ध विद्रोह फरवरी 1946 में होता है, याद रखिएगा। ये फरवरी 1946 में हुआ था। भारतीय अंग्रेजों द्वारा जो है ना लिखित इतिहास, यानी अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है, क्या क्या मिलता है। आइए देखते हैं। पहला, गवर्नर जनरल के शासनकाल मिलता है, सही बात है। और अंग्रेज अधिकारियों को गतिविधि तथा नीतियों का जानकारी मिलता है, इसका भी मिलता है। भारतीयों की गतिविधियों का, ये नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। आइए, ये नहीं मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा सी। यानी अंग्रेज जो है ना इतिहासकारों ने अपने किताबों में सिर्फ गवर्नर जनरल के जीवन और उनके नीतियों को लिखा है, आम भारतीयों की नहीं लिखा है। आम भारतीयों की गतिविधि से संबंधित कोई भी नहीं लिखा गया है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, जेम्स मिल द्वारा जो ना लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है। यानी जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है। आइए देखते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी है, ये सही नहीं है दोस्तों। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया, ये भी सही नहीं। इन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन का आवश्यक माना, नहीं, ये भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जेम्स मिल की पुस्तक जो है ना, जेम्स मिल की पुस्तक जो है और उनके द्वारा इतिहास को हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल में बांटने से जुड़ी सभी कथन सत्य है। यानी कि हिंदू मुस्लिम को बांटने से संबंधित सभी कथन सत्य है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। इन औसत पूछ रहा है।
यानी औसत कथन के चयन करने बोल रहा था दोस्तों। और औसत जो है ना कोई नहीं है, यानी कि ये सभी सही है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया। ठीक है। आइए, 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, याद रखना। गलत पूछ रहा है, पहली बात गलत पूछ रहा है, इनके याद रखना है। ठीक है। आइए, गलत पूछ रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं गलत कौन सा। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई, यही कथन गलत है, पहली बात याद रखिएगा। और बंबई में सेना द्वारा जहाजों और प्रतिष्ठानों को नियंत्रित अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई। बंबई में सेना द्वारा जहाजों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई, सही है। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ और लोग का भी गिरफ्तार होने की आशंका थी, ये भी सही है। विशाखापत्तनम में कुछ लोगों का काम करने से इनकार करने की उम्मीद थी, लेकिन आगे किसी और परेशानी की आशंका नहीं थी, ये भी सही है। बस ये भारी हिंसा हुई थी, ये गलत है। ठीक है। 8 नंबर ये गलत है। यह कथन गलत है क्योंकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार विशाखापत्तनम में जो है ना स्थिति पूरी तरह शांत और नियंत्रण में थी। ठीक है दोस्तों, ये विशाखापत्तनम में पूरी तरह नियंत्रण में थी और शांत थी। खुशन बी खुशन बीसी क्या है, देखिए खुशन बीसी क्या है। खुशन बीसी क्या है, याद रखिएगा। खुशन बीसी सुंदर लेखन कला है। खुशन बीसी क्या है, खुशन बीसी जो सुंदर लेखन कला है। बहुत सुंदर और साफ अक्षरों में लिखने की कला को खुशन खुशन बीसी या सुलेखन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ने कम वेतन और खाने खाने की खराब क्वालिटी का विरोध में खाना खाने से मना कर दिया था, ये सही है। हड़ताल कर रहे पुलिस कर्मियों ने जो ना खास तौर पर पुलिस लाइंस की रसोई से आने वाले खाने का विरोध किया था, ये भी सही है। और सही पूछ रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं। यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह एक ही पुलिस थाने में सीमित था, ये गलत है। एक ही जगह सीमित नहीं था दोस्तों, इसीलिए एक दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह हड़ताल केवल एक थाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह दिल्ली के दूसरे थानों में भी फैली गई थी, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका। आइए, कंपनी द्वारा बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए, यानी कंपनी के द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए थे, आइए देखते हैं क्या प्रभाव हुए थे। ये जो है ना कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा, सही है। ब्रिटेन से सोने चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से जो है ना वस्तुओं का निर्यात यूरोप किया गया, सही है। कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया तथा खेती चौपट होने लगी, ये भी सही। 1 2 3 4 सब सही है इसका। इनको बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था दीवानी। दीवानी का मतलब वही होता है, ठीक है, टैक्स वसूलने का अधिकार। यानी कि दीवानी मिलने से अंग्रेज को जो ना भारी राजस्व मिला, लेकिन बंगाल के कारीगर और किसान बर्बाद हो गए, याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जनरल जॉन निकलसन ने जनरल जॉन निकलसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों को गिरफ्तार किया था। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ना ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकलसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों को गिरफ्तार कर मार डाला था। सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया था, मार डाला गया था दोस्तों। ठीक है। वाणिज्यिक कंपनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनी के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है वाणिज्य कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, सही है। और ये सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचते थे। ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों सही है। यानी कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत से सस्ते में सामान खरीदकर यूरोप में महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। ठीक है, इनको याद रखें। बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था, ये बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच टकराव का कारण था फरमान का दुरुपयोग। ये फरमान जो दिया गया था ना, उनका दुरुपयोग हो रहा था, इसीलिए टकरा रहे थे। ठीक है।
कंपनी के अधिकारी जो ना बिना टैक्स दिए निजी व्यापार कर रहे थे, जिससे बंगाल के नवाब का खजाना खाली हो रहा था, इसीलिए दोनों में टकराव हुआ। यानी सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर है, आइए देखते हैं हम सब। पहला है, एक नंबर, 1956 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, सही है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, ये भी सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया गया। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 का प्लासी का युद्ध किया गया। एक दो तीन सब सही है। सिराजुद्दौला जो है 1756 में, सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बने और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में उन्हें हरा दिया। बस इतनी बातों को याद रखना। सिराजुद्दौला हार हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख का सर्व सर्व प्रमुख कारण सैन्य कमजोरी है, सबसे पहला कारण, ठीक है। इनको याद रखना है दोस्तों। सिराजुद्दौला जो 1756 में नवाब बने और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में उन्हें हरा दिया था, याद रखना। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में उन्हें हरा दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। ओ सॉरी, वो सत्य कथन के चयन बोल रहा है। तो वो सत्य तो है ना, दोनों को दोनों सही है, इसमें हो जाएगा ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, ठीक है। आइए, वर्ष 1764 में बक्सर की लड़ाई से बंगाल का नवाब कौन था? 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो है ना, मीर जाफर बनेगा, फिर से मीर जाफर बन गया। आइए, 1764 में बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों ने जो मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया। क्योंकि मीर कासिम तो दोस्तों 1764 में तीन को जो मिल के लड़ रहा था, मीर कासिम उधर से ही शामिल हो गया था। मुगल मुगल का सेना नवाब था, और मीर कासिम और एक था अवध का, और एक अवध का नवाब था शायद। आगे मिलेंगे दोस्तों, पता चल जाएगा, ठीक। आइए हम सब बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इसमें हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई जो ना केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी। बक्सर की लड़ाई जो है केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी, ये तो गलत है। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच नहीं हुई थी, तीन के मध्य हुआ था। इधर मीर कासिम की तरफ से दो और लड़ रहे थे, एक तो सालम द्वितीय लड़ रहे थे, और एक लड़ रहे थे दोस्तों, अवध के नवाब थे, हाँ। अवध के नवाब थे मीर कासिम, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित गुणों पर विचार करना है। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट संयुक्त सेना के बीच हो रहा था। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच होता है, फला तो गलत है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को जो ना बंगाल बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने जो ना कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी का अधिकार दे दिया। नहीं, नहीं, दीवानी का दिया था, फौजदारी का नहीं दिया था, ठीक है। दीवानी का दिया था, फौजदारी का नहीं। दूसरा गलत है, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी। सत्य कथन पूछ रहा है तो कोई नहीं, फिर दोनों में तो कोई नहीं मार सकते हैं। आइए बढ़िए आगे। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, सही है। अपनी सेना रखने का
अधिकार नहीं होता। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। ये सही बात है। सुरक्षा की निर्धारण रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका जो है अपने कब्जे में ले लेती है। ये बात सही है। तो सत्य कथन पूछ रहा है तो 1 2 3 सब सही हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु किस हैदर अली की मृत्यु जो है ना किस हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? हैदर अली की मृत्यु जो है ना हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली की मृत्यु जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ठीक है दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना 1780 से 82 के बीच हुआ था। और 82 में हैदर अली का मृत्यु हो गया था। ठीक है, याद रखिए इतना। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सी कदम उठाए? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। ठीक है, सही है भला। इनमें से फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध किए, ये भी सही है। फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना का आधुनिकरण किया, ये भी सही है। सत्य पूछ रहा है तो 1 2 3 सब सत्य होगा दोस्तों। और इनके बारे में कुछ जानना है? आइए। टीपू सुल्तान ने जरा अपनी रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च के निर्यात पर रोक लगाई और फ्रांसीसियों से मदद ली। ठीक है, और तो बाकी देख ही लिए। आइए नेक्स्ट। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करने हेतु श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया, सही बात है। बोरडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। आइए। 1 2 हो जाएगा दोस्तों। आइए। सर्वोच्चता की नीति जो है किसके द्वारा आरंभ की गई? सर्वोच्चता की नीति जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया दोस्तों? आइए देखते हैं। सर्वोच्चता की नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ना गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की नीति शुरू की, जिसके तहत कंपनी का स्थान सबसे ऊपर था। सर्वोच्च जिसके सर्वोच्चता की नीति शुरू की, जिसके तहत कंपनी का स्थान जो है ना सबसे ऊपर था। रात्रि चेमन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेमन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेमन्ना रानी चमन्ना का संबंध कर्नाटक से। रानी चमन्ना का संबंध कर्नाटक से। रानी चमन्ना अंग्रेजों के खिलाफ जो अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। रानी चमन्ना अंग्रेजों के खिलाफ जो अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। 1 और 2 दोनों सही है। और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उसकी मृत्यु हो गई, रानी चमन्ना की। पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का सी हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3। ठीक है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। आइए। 26 नंबर। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? कंपनी ने जो है ना सिंध पर किस वर्ष किया? 1843 में कब्जा किया था सिंध पर। ठीक है। लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा जो है 1843 ईस्वी में सिंध पर कब्जा किया गया था, याद रखना। हड़प नीति के संबंध में मिलान करना है। हड़प नीति के संबंध में मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतारा जो है ना 1848 में हड़पा गया। ठीक है। और संबलपुर जो है संबलपुर 1850 में। और उदयपुर जो है ना उदयपुर 1852 में। और नागपुर जो है ना 1853 में। नागपुर जो है 1853 में कैप्चर किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने जो है ना एक नई नीति अपनाई, जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ठीक है। आइए। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अवध के अधिकरण के संबंध में। ठीक है। आइए। पहला देखते हैं। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, ये सही है। अवध का जो पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दिया गया, ये भी सही है। अवध पर 1801 में संधि थोप दिया गया। ठीक है।
अपने विलय नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 में अवध को अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। अवध का बहुत बड़ा क्षेत्र जो ना उपजाऊ था और ब्रिटिश औद्योगिक कंपनियों के लिए कच्चे माल का बड़ा स्रोत साबित हो सकता था। इसीलिए जो ना इसे इसके पीछे अंग्रेजों ने अपना तर्क दिया कि अवध की जनता जो ना कुशासन से आजाद करने के लिए ये कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए इसे अवध पर कब्जा करने का मजबूर है। वास्तव में 1801 में अवध पर जो सहायक संधि लाद चुके थे और अवध के आंतरिक मुद्दों पर उनकी पकड़ थी। ठीक है, इसलिए आइए इसका हो जाएगा एक और दो। गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। इसकी निम्नलिखित विशेषता थी, आइए देखते हैं। हर जिले में दो अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक, ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और दीवानी अदालतों की मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर जो है ना दीवानी कार्य किए जाते थे। ये गलत है, ये सही नहीं है। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी। ये सही है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन। आइए, वारेन हेस्टिंग्स पर जो है किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने फर्स्ट वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमंड बर्क के द्वारा जो ना महाभियोग चलाया गया था। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा ना, तो एडमंड वर्क ने उस पर जो है ना बंगाल का शासन नहीं सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया, और आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर जो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया और 7 साल चला। ऐसा निश्चित ही संसद द्वारा जो है कंपनी पर और पकड़ बनाने के लिए क्या होगा? कंपनी पर और पकड़ बनाने के लिए क्या गया था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? इसका राइट आंसर है दोस्त दूसरा हो जाएगा। वे बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक अधिकार इसीलिए दिया गया। ठीक है, इसका सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ दो। 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। सूती कपड़े थी, और उद्योगों के लिए कोयला तो नहीं होता, काली मिर्च थी और रेशम थी, कोयला नहीं होता दोस्तों। यूरोप के बाजारों में जो ना भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच जो है ना सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी, और उनसे मिलने वाली मुनाफा गिरने लगे। ठीक है, ये याद रखना। एक तीन चार, एक तीन चार किधर, हाँ बी हो जाएगा। यानी फैक्टर किसे कहा जाता था? यानी फैक्टर जो है किसे कहा जाता था? फैक्टर जो है ना दोस्तों, फैक्टर जो है व्यापारियों को कहा जाता था, याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। ठीक है, उस पर जो है ना रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। सत्य कथन दूसरे दो ही है। ठीक है, आइए देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था, तो उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो वहाँ उसकी दौलत जो है ना, यानी कि उसकी दौलत जो है 40 लाख 40,1102 पाउंड हो गया था। इतनी उसकी दौलत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद
में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर जो है उसकी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत जो है ना संवेदनास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। 1774 में जो है ना रॉबर्ट क्लाइव ने हत्या कर लिया था, 1774 में, याद रखिएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है हम सबका। स्थान निर्यात की जाने वाली वस्तु का मिलान करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। बंगाल, बंगाल से जो है ना पटसन, और असम से क्या जाता था, चाय, और पंजाब से क्या जाता था दोस्तों, कपास, और मद्रास से जाता था चावल। बस इनको याद रखिए। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने की घोषणा यानी अंग्रेजों के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने के क्या कारण थे। अंग्रेजों के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्ती लाने के क्या कारण थे। इनके कारण हम सब देखते हैं दोस्तों। खेती में सुधार लाने हेतु अस्थायी बंदोबस्ती लाने का, खेती में सुधार, और अपने अपने आय के बारे में वे आश्वस्त होने के लिए, और प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए। 1 2 3 सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ें। फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा कब समाप्त की। फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा कब समाप्त किया। दास प्रथा फ्रांस ने जो है अपने उपनिवेश में 1792 में समाप्त किया। नील की खेती कहाँ की जाती थी। नील की खेती कहाँ की जाती थी, याद रखना है। नील की खेती जो है ना की जाती थी भारत में, कोरियाई द्वीप में, ब्राजील में, स्पेन में, उत्तरी अमेरिका में, सब जगह नील की खेती की जाती थी। इस पर 1 2 3 4 5 सभी हो जाएगा सही, ठीक है। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। उसका गवर्नर जनरल जो है ना दोस्तों, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी अस्थायी बंदोबस्त का लाभ जो ना प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ हुआ। सही है। और अस्थायी बंदोबस्त की रकम जो है ना ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ले गई जमींदारी भी। ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्ती, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार जो है सुरक्षित नहीं था। ये भी सही है। और सत्य कथन की बात पूछ रहा है, और सत्य पूछ रहा है दोस्तों, सबका सब सही है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। महलबारी व्यवस्था करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था। महलबारी व्यवस्था लागू करते समय जो है ना बंगाल का गवर्नर कौन था। बंगाल का गवर्नर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। महलबारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। महलबारी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने 1822 में लागू किया था, ठीक है। यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी वर्तमान में यूपी में पहली बार लागू किया गया था, ठीक है। लागू किया था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, याद रखना है। मालाबारी के समय, मालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मालवाड़ी के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन के पीछे अलेक्जेंडर रीड इससे पहले लागू किया था, नहीं मालवाड़ी ये नहीं किया था। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उस उससे की जाती थी। हाँ ये सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामयिक रूप से महाल की होती थी। चुकता करने की जिम्मेदारी चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से जो ना महाल की होती, सामूहिक रूप से नहीं, पूरा गांव मिल के जमा करता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो सिर्फ होगा। आइए, रैयत बाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। रैयत बाड़ी से संबंधित आइए देखते हैं। रैयत बाड़ी सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। रैयत बाड़ी को, रैयत मैंने किसान, ठीक है। अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया, सही है। भू राजस्व, आइए देखते हैं। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करने करके सीधे रैयतों से किया गया। सीधे रैयतों से किया गया। 1 2 दोनों सही है। बंगाल में जो ना नील विद्रोह किस वर्ष हुआ। बंगाल में जो ना नील विद्रोह जो ना 1859 में हुआ।
बंगाल में नील विद्रोह जो है 1859 में हुआ था, याद रखना। खोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य में से संबंधित है? खोंड जनजाति जो है ना भारत के किस राज्य से संबंधित है? आइए, खोंड जनजाति जो है ना भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह एक समुदाय था, ठीक है। आइए, बेबर बेबर एक प्रकार का घुमंतू खेती किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? यानी बेबर, बेबर को एक प्रकार की घुमंतू खेती किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? आइए, बेबर जो है ना, ये मध्य प्रदेश। मिलान करना है दोस्तों, जनजाति और संबंधित क्षेत्र, ठीक है। जनजाति और इससे संबंधित क्षेत्र, ठीक है। सहरिया, सहरिया जो है ना, सहरिया जो है पश्चिमी पश्चिमी भारत, सहरिया जो है पश्चिमी भारत। और रियांग जो है ना उत्तर पूर्वी भारत। और बेगा बेगा जो है ना मध्य भारत। और उरांव जो है पूर्वी भारत, उरांव जो है पूर्वी भारत, ठीक है। अंग्रेज जो है ना झूम खेती के विरुद्ध थे, क्योंकि अंग्रेज जो है झूम खेती के विरुद्ध थे, क्योंकि क्यों थे? क्योंकि झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था। झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था। और अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था, ठीक है। और झूम खेती के कारण जो है ना पर्यावरण का नुकसान होता था। दूसरा गलत है सर, तीसरा सही है। सत्य कथन इसका हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। मुंडा क्षेत्र, मुंडा विद्रोह का क्या कारण था? 49 नंबर दोस्तों, मुंडा विद्रोह का क्या कारण था? झूम की खेती के कारण पर्यावरण का नुकसान होता था, सत्य कथन। इसमें 1 2 ही लग रहा है दोस्तों, ये नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इनको कट मार दिए। झूम खेती के कारण वसूलना मुश्किल होता था, झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था। अस्थायी रूप से बसने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान होता था, ठीक है। इसीलिए 1 2 सही हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? मुंडा विद्रोह जो है ना, दिकाओं और महाजनों के अत्याचार, दिकुओं और महाजनों के अत्याचार से मुंडा विद्रोह परेशान थे, ठीक है। और इनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था पर अंग्रेजों द्वारा विरोध किया जाना, निसत्य कथन की वजह, इनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया जाना। ईसाई मिशनरियों को बढ़ता धार्मिक धार्मिक हस्तक्षेप। मुंडा विद्रोह का जो कारण था ना दोस्तों, ये कारण जो है ना 1 और 3 हो जाएगा। ये सटीक नहीं है उतना, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए आंसर। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह जो है ना पशुपालन पालक नहीं थे? निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह जो है ना पशुपालक नहीं थे? कौन सा पशुपालक नहीं थे? वह जो है ना बेगा, बेगा जो है ना पशुपालक नहीं थे। बेगा पशुपालक नहीं थे। आइए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े थे, ठीक है। निम्नलिखित असर पड़े थे, क्या है? ये हो जाएगा। आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्ति छीन ली गई और ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम को मनाने के बाध्य कर दिया गया। ये सटीक नहीं बुझा रहा है। घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। औपनिवेशिक शासक से आदिवासियों के जीवन पर असर पड़े। घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य किया, ये सही है। घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने, ये इसका काम है घूमना फिरना और रहना, और एक जगह बाध्य कर रहा था, इसीलिए ये दोनों सही। एक बस केवल 2 सही है। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें, ठीक है। आइए देखते हैं। इसका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि संथाल विद्रोह जो है ना, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ठीक, याद रखना है। और कोल विद्रोह 1831 में हुआ, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। और बर्ली विद्रोह जो है ना, बर्ली विद्रोह 1940 में, और बस्तर विद्रोह 1910 में, बस ये फर्क है। कोल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1855, वो सॉरी संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, और बर्ली बर्ली विद्रोह 1940 और बस्तर विद्रोह 1910। इसका राइट आंसर सी।
आइए अब 53 देखते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। बिरसा मुंडा समाज में जो सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिक कर खेती करने करने और समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए थे। सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता और दया पर जोर देते थे। ये भी सही है। एक दो दोनों सही है। सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे। सिपाहियों की जो ना अंग्रेजों के प्रति नाराजगी का क्या कारण थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। ये तो सही है। वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु 1855 के कानून द्वारा सेना में इसे बाध्यकारी बना दिया गया था। सत्य कथन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1855 नहीं। डिटेल व्याख्या इसका देखेंगे। किसानों से भारी भरकम कर वसूलते थे। इसका कथन हो जाएगा एक और तीन। एक और तीन की तरह एक और तीन हो जाएगा। आइए। ये जो है ना दोस्तों 1855 की जगह पे 1856 होगा। 1856 में ऐसा कानून पड़ा था कि सीधा उसमें बोला गया था जो सीधा बोला गया था कि सेना में नौकरी करेगा, जो सेना में नौकरी करेगा जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ये ये 1855 की जगह 56 होता तो सही होता। ठीक है। यही बात है। आइए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए। मा माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखा था। माझा प्रवास नामक पुस्तक जो है ना, ये विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा था। माझा प्रवास नामक पुस्तक विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा था। महाराष्ट्र के एक गांव के रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं दोस्तों। 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। 10 मई 1857 के यह विद्रोह मेरठ के मंगल पांडे की फांसी के विरोध में प्रारंभ हुआ। यह गलत है। चर्बी वाला कारतूस चर्बी वाला कारतूस के तत्कालीन कारण बना। ये तो सही है। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का स्वागत नहीं किया था। इसे जबरन 1857 का नेता बना दिया गया था। इसलिए ये भी गलत। दो सही है। केवल दो हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। 8 अप्रैल को ही। ठीक है। 8 अप्रैल को ही लटका दिया गया। चंद दिन के बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाही ने नए कारतूसों के साथ फौजी फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। ठीक है। 85 सिपाहियों की नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें जो न अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। और 9 मई 1857 की बात है ये। मेरठ के तैनात हुए भारतीय सिपाहियों को जो ना प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां वहां बंद सिपाहियों के आज़ाद कर दिया। बंद सिपाहियों को आज़ाद कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर जो न आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। ठीक है। आइए। यह भविष्यवाणी किसने की थी कि अंग्रेजों का शासन जो है जल्द ही खत्म हो जाएगा। यह भविष्यवाणी किसने किया था। यह भविष्यवाणी जो ना अहमद अहमदुल्ला शाह ने किया था। अहमदुल्ला शाह ने किया था कि जल्द ही समाप्त हो जाएगा। पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ था। पाइका विद्रोह जिसे करते बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। पाइक विद्रोह जो ना काम पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ था। पाइक विद्रोह जो ना उड़ीसा में हुआ था। याद रखिए पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ये किसने लिया था। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लिया गया था कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बोला गया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे।
कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 के गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाहों के परिवार को लाल किले से निकलकर उसे दिल्ली में जो है ना दिल्ली में बसाया जाएगा। ठीक है। अठारह 1856 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जन आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। यह बात बोला गया था 1856 में। ठीक है, याद रखिए 1856 में बोला गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1856 में कंपनी द्वारा जो ना भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन कदम उठाए गए हैं? कौन सा कदम उठाए गए हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। 1830 के बाद। सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। सत्य कथन एक और दो दोनों सही है। आइए, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को जो ना 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। याद रखना है दोस्तों। और 1857 के विद्रोह के बागी और उससे संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। ठीक है, बागी थे। आइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाना साहब जो ना नाना साहब कानपुर हो जाएगा। और ब्रिटिश कद्र जो है ना लखनऊ हो जाएगा। ब्रिटिश कद्र जो है लखनऊ नहीं होगा। ये हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश कद्र लखनऊ। ठीक है। और रानी अवंतीबाई लोधी, यानी रानी अवंतीबाई लोधी जो है ना ये राज राजगढ़ के थे। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। ठीक है, नाना साहब कानपुर, ब्रिटिश कद्र जो है ना लखनऊ, रानी अवंती लोधी राजगढ़ और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहाँ 1861 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। पत्नी के साथ नहीं भेजा था। ठीक है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। सही है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता में छापामार युद्ध करते थे। तात्या टोपे, ये भी सही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नई नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। ठीक है, अपनी नीतियों में जो निम्नलिखित बदलाव किए। आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव किए। पहला बदलाव किए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, आइडियोलॉजी के व्यवगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दस्तक दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। ये भी सही है। और थर्ड है, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। ये भी सही है, क्योंकि इससे ये सब चीज़ से सबक मिल गया कि सबसे हम छेड़छाड़ नहीं करते थे, ये आंदोलन नहीं देखना पड़ता। इसीलिए 1 2 3 सब सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति थे? नहीं, जेम्स मिल नहीं थे प्राच्यवादी। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। ये ठीक है। सत्य कथन ये सही है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना है भारत और अरब के समूचे देशी
साहित्य के बराबर है, उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन जो है ना किसका है? ये जो ना लॉर्ड मैकाले का है। ये लॉर्ड मैकाले का बात है दोस्तों, उनके द्वारा ये बोला गया था। ठीक है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस वेलिंगटन मैकाले मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा जो है ना इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना भी भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवाद वादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यही बोलता था लॉर्ड मैकाले। ठीक है। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला? ईसाई मिशनरियों ने जो ना अपना पहला मिशन जो है कहाँ खोला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सेरा सेरारामपुर में। सेरारामपुर में ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला था? सेरारामपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दी जा रहे तर्कों के घोर विरोध किया। ठीक है। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र और सुधार लाना होता है। नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। ये सब ज्ञान दे रहा था। विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका राइट आंसर है दोस्तों, बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में एक 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। विलियम एडम की रिपोर्ट सत्य है। ये सत्य है दोस्तों। इस स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारित की गई थी। ये गलत है। हालात सही है बस। बच्चों की फीस जो है ना उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, और क्या पढ़ाना यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। इन बातों को ध्यान रखना है। इस प्रकार विद्यालय में बहुत कम फीस निर्धारित की गई थी। ये गलत है। कम भी थी, कम भी थी, ज़्यादा भी थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, सत्य। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ना शांति निकेतन किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया था? आइए देखते हैं हम सब दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है ना ये विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। और बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है ना ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ये महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आइए विचार कीजिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। महात्मा गांधी जो ना सत्य कथन की पहचान करना है दोस्तों, याद रखिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, ये सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये भी सर कथन सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। 1 2 3 सब सही है। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सत्य है? ये जो ना सत्य है। कौन कौन सा कथन आइए देखते हैं। टैगोर के शिक्षा संबंधी, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में खुश नहीं थे। ये भी सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को स्वमिश्रित चाहते थे टैगोर के द्वारा। ये भी सही है। 1 2 3 सब सही है। आइए, सती शब्द का क्या अर्थ होता था? सती शब्द का क्या अर्थ होता था? ठीक है, इनके बारे में जानकारी देना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सदाचारी। सदाचारी महिला। सती शब्द का अर्थ जो है सदाचारी महिला होता था। ठीक है। विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया। सही। 1856 के कानून के द्वारा जो है विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। विधवा विवाह जो है प्रतिबंधित कर दिया गया 1856 में विधवा विवाह
सत्य कथन की चयन करना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य, बस एक केवल एक हो जाएगा। आई आई आंसर, कलकत्ता तथा पटना में कितने किसने जो ना मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले? कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुकैया सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा जो है ना कलकत्ता तथा पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब जो है ना किसने लिखी? ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रमाबाई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रमाबाई। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 1929 में पारित किया गया। यह 1929 में पारित किया गया। ठीक है, और केवल एक ही सही है। अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया? अम्बेडकर ने जो ना मंदिर प्रवेश कब शुरू किया गया? ये 1927। अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? 1927 में। ठीक है, आइए देखते हैं। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना की और राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। ठीक है, एक और दो हो जाएगा सत्य कथन। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने जो न समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने जो न समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने जो न समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? विधवा विवाह का कानून जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? यह है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा विवाह का कानून जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? 84 का डी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों और उनके क्षेत्र का मिलान करें। ठीक है, 85 हो जाएगा डी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ना कोलकाता से संबंधित है और ज्योतिबा फुले जो है ना ज्योतिबा फुले जो है वह महाराष्ट्र से संबंधित है और आर्य समाज जो है ना आर्य समाज पंजाब से और भोपाल की बेगम जो है ना, अलीगढ़ से। आइए, ताराबाई सिंधे जो है ना स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। ठीक है, और पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म की उपस्थिति लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। सत्य कथन जो है ना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है ना 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? परमहंस मंडली का गठन जो है ना किस वर्ष किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1840 में किया गया परमहंस मंडली का गठन। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सतनती ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। ये गलत है। पूर्वी बंगाल में जो है हीरा दास ठाकुर में के मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। ये दो सही है, केवल इसका सत्य कथन दूसरा सही हो जाएगा। ओरु जाति और ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यमानु मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
श्री नारायण गुरु का कथन है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष किया था? गुलामगिरी पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष किया था? ये 1873 में किया था। ये जो ना 1873 में किया था, याद रखना है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया? प्रार्थना समाज की स्थापना जो ना 1867 में किया गया था, याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद जो है ना शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी। ये कौन कौन सी मांगे थी? आइए देखते हैं। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कार्य अलग किया जाए, न्यायपालिका कार्यपालिका को के कार्य को अलग किया जाए, और आर्म्स एक्ट के निरस्त किया जाए, और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, ये भी सही है। भारतीयों को स्वशासन दिया जाए। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद भारतीयों को स्वशासन दिया जाए, ये गलत है। बस यही दोनों मांग थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है किस वर्ष किया गया? आइए देखते हैं हम सब। इसका गठन जो है ना दोस्तों, इसका गठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है ना 1800, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906। 1905 तो बंगाल विभाजन हुआ था, ये गलत है। 1906 में जो ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। आइए, नटाल कांग्रेस के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नटाल कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसका। आइए देखते हैं। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, नटाल कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव के समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ये दोनों सही है दोस्तों, दोनों गांधी जी के द्वारा किया गया था। अपमान और याचना दिवस किस दिन मनाया गया? अपमान और याचना दिवस जो है ना, ये अपमान और याचना दिवस किस दिन मनाया गया? ये जो है ना 6 अप्रैल 1919 को मनाया था। 6 अप्रैल 1919 को मनाया था अपमान और याचना दिवस। 6 अप्रैल 1919 को याचना दिवस यही मनाया था। और इसके बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज के जय के नारे लगाए? असम के चाय बागान के मजदूरों ने तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे, असम के चाय बागान के मजदूरों के द्वारा। भारत में जो आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? भारत में जो आर्म्स एक्ट जो है ना किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस वर्ष पारित किया गया? 1878 में। 1878 में जो है ना भारत में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, 1878 में, ठीक है। आइए, इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1883 में सरकार ने जो इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने का सरकार ने प्रयास किया। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों को प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, ये गलत है। ये पहला सही है, बस कथन फर्स्ट। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। आइए, 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधि ने बम्बई के सभा सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया, सही है। संगठन के प्रारंभिक नेता जो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, वे सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका थी, 1 2 3 सब सही है। सबका सब सही है दोस्तों। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज की मांग जो है ना सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज की मांग जो है ना सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो है गर्मपंथियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने जो है बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे जो है क्या तर्क दिया था? वो जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन को अलग करना चाहते थे, उनका ये तर्क यही था। पर यह हकीकत बात नहीं था, ये भी हम सब अच्छी प्रकार से जानते हैं, ठीक है। आइए, 1917 में घटित 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन सा विचार जो निकालकर संपूर्ण विश्व में फैला? ये इसका ये जो ना समाजवाद का विचार जो है ना 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन सा विचार, समाजवाद का विचार जो है ना पूरे विश्व में फैला, ठीक है। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस में जन भागीदारी बढ़ने के निम्नलिखित कारण, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे, उनके कारण थे क्या क्या? आइए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी हुआ,
और स्वरूप जनता त्रस्त हो गई। 1917 में रूसी क्रांति हुआ, ये भी सही है। गांधी जी ना सत्याग्रह और अहिंसा के विचार थे, 1 2 3 सब सत्य सत्य है। रोलैक्ट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोलैक्ट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कानून जन अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों और अंकुश लगाने और पुलिस की ज्यादा ज्यादा अधिकार देने के लागू किया गया था। रोलैक्ट एक्ट सही है। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रोलैक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, ये भी सही है। सत्य कथन दोनों सही है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद जो प्रारंभ हुआ, फिर यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन का मुख्य मांग स्वराज था। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज था। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया और उपाधियां लौटा दी गई और विदेशी कपड़े की होली जलाई गई, ये भी सही। 1 2 3 सब सही है। पंजाब में जो ना सिखों की अकाली आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था। पंजाब के सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। और पंजाब के सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में बैठे जमे भ्रष्ट महंत को हटाना था, और कुछ नहीं। इसका अब नेक्स्ट है 1929 में परित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव संबंधित निम्नलिखित विचार करना है। 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया, ये तो गलत है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव नहीं, ये प्रस्ताव जो है ना जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए पहला गलत है। यह प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नहीं, 26 नवंबर नहीं दोस्तों, 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 1930 होगा, इसलिए ये भी गलत है। ना तो फर्स्ट होगा ना तो सेकंड होगा। आइए, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भगत सिंह ने 1924 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ना 1924 में नहीं दोस्तों, ये 1928 में, याद रखना। ये 1928 की बात है, ठीक है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। 17 दिसंबर 1928 को जो है ना अपने साथियों के साथ सनरस सनरस नमक पुलिस अफसर की हत्या की थी। 1928 में अपने साथियों के साथ सनरस नमक पुलिस की हत्या किया था, दूसरा सही है। 1929 में ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है। राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया था। प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया था, सही है। 1937 में प्रांतीय विधायिका के चुनाव में कांग्रेस को जो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1937 के विधान प्रांत के विधायिकाओं में चुनाव में कांग्रेस के 11 में से 7 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दोनों को दोनों सही है दोस्तों। 11 में से ना 7 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 5 में तो डायरेक्ट बना था, 2 में गठबंधन के द्वारा बना, इसलिए टोटल बोला जाए तो 7। ठीक है। किस वर्ष जो ना मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, सही है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। 1 2 दोनों सही है दोस्तों। भारतीय इतिहास के दर्ज बराबर प्रत्यक्ष करवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब प्रारंभ किया गया। प्रत्यक्ष करवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ना 16 अगस्त, इसके द्वारा जो है ना 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा प्रारंभ किया गया, 16 अगस्त 1946 को। सबसे घटिया दिन था। निम्नलिखित संगठनों एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मो समाज मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोध था। ब्रह्म समाज जो है मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोध था। प्रार्थना समाज जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के विरुद्ध अभियान था, ये भी सही है। वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठानों की आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थक थे, वेद समाज। तो अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था।
ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। एक दो तीन, एक दो तीन सही है, एक दो तीन, एक दो तीन किधर ऑप्शन यहाँ है। तो इस प्रकार हम सब आइए। अब अब हम सबका क्वेश्चन है, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर देगा सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर में हुई। सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर में हुई थी, इसका पहला आंसर हो जाएगा। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1879 में हुई थी, ये भी सही है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिंह धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासों से मुक्त करना था, ये भी सही है। और सिंह सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था और आधुनिक शिक्षा के विरोध करना करता था। एक दो तीन ये गलत है, इसका सही कथन एक दो तीन हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हम सबका है दोस्तों ना, कि हम सबका इस क्लास एट का हिस्ट्री का बुक समाप्त हुआ, हिस्ट्री का एनसीईआरटी हम सबका समाप्त हुआ एट का। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो चलाएंगे, क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का लाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा यहाँ तक अगर आप देखे हैं तो लाइक करना आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सब।